So day number 10, let's do bailment. Now जितना इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हमने पोर्शन कवर किया है, आपने शुभम सर के साथ उसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस किए? वर यू एबल टू लिंक टू द क्वेश्चंस? और मैंने आपको एक बात कही है कि पूरी पीडीएफ आप मॉर्निंग में उठ के जब तक 100% कवर ना हो जाए उसको कवर कीजिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट के साथ साथ जब तक अपन एप्लीकेशन में इंस्टीट्यूट के आंसर्स की रीडिंग नहीं करते, मॉड्यूल पढ़ने के भी ऊपर है क्वेश्चन एंड आंसर्स की रीडिंग। फर्स्ट प्रायोरिटी है वो, क्योंकि मॉड्यूल में तो अपन कॉन्सेप्ट और लैंग्वेज देखते हैं, बट उसको अप्लाई कैसे करना है वो क्वेश्चन आंसर में ही समझ में आता है। जितना ज़्यादा क्वेश्चन एंड आंसर करेंगे उतना आप वेल प्रिपेयर्ड रहेंगे कि ऐसा लिखना है, और वो पढ़ पढ़ के ही आता है, और वो कोर्स ख़त्म करने के बाद रिविज़न के टाइम ही हो पाता है, स्टार्टिंग से नहीं हो पाता है। तो आई एम क्वाइट श्योर कि आपको अब की बार जो आपने क्वेश्चंस किए होंगे बेहतर ग्रिप फील हुई होगी। बस आपको करना ये है कि वो क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं आपको पूरे, जितनी पीडीएफ्स दी जाएं। चलिए लेट्स बिगिन बेलमेंट। सो बेलमेंट को स्टार्ट करते हैं। जब भी डेफिनेशन से सीधे शुरू करते हैं, ऑल ऑफ यू मस्ट नो द सेक्शन ऑफ बेलमेंट 148। जब भी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कुछ भी गुड्स टेम्पररीली देता है फॉर पर्टिकुलर पर्पस, इस शर्त पर कि जब कार्य पूर्ण हो जाए तो तुम मेरे गुड्स वापस कर देना, उसको अपन कहते हैं बेलमेंट। ये जो बेलमेंट है इसके कुछ फीचर्स हैं। दो पार्टीज़ इसमें इन्वॉल्व हैं, एक बेलर और एक बेली। जो सामान देता है वो बेलर, जिसको मिलता है वो बेली। नाउ इसके जो फीचर्स हैं सभी के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। पहला, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट, आप बस सुनते रहिए, आज आपको सुनना बहुत ध्यान से व्याख्यान की तरह। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है उसके सारे रूल्स पूरे होना चाहिए। जैसे अगर मैं किसी को अफीम की एक पुड़िया संभाल के रखने के लिए दूं तो ये बेलमेंट नहीं है, क्योंकि इसका पर्पस ही बिगड़ गया। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 10 के सारे नियमों का पालन होना चाहिए। दूसरे नंबर पे इसमें बिल्डिंग, लैंड, ये सब कवर्ड नहीं है, इसमें सिर्फ गुड्स कवर्ड है, इसलिए ये जो मूवेबल चीज़ें हैं उन्हीं को कवर करता है। तीसरा, पर्पस लॉफुल होना चाहिए। आप अगर किसी भी व्यक्ति को कुछ भी सामान देते हैं और उसके पीछे का पर्पस अनलॉफुल है तो वो बेलमेंट नहीं है। जैसे मैंने कहीं चोरी का सामान अरेंज किया, चुराया है, और उसको संभाल के रखने के लिए किसी को दिया है कि मैं 10 दिन बाद आके लेती हूँ जब तक पुलिस और माहौल थोड़ा शांत हो जाए, तो मेरा पर्पस ही गलत है, तो ये बेलमेंट वैलिड नहीं है। इसके अलावा पोजेशन देते हो आप, ओनरशिप नहीं। आपने जो सामने वाले को सामान दिया है वो टेम्पररी है और सिर्फ फिज़िकली उसके पास है, परंतु मालिकाना अधिकार आप ही के पास है। ऑल्सो रिटर्न करने की कंडीशन इसमें कंपलसरी है कि आपको रिटर्न करना ही है, परमानेंट आपने नहीं दिया है सामने वाले को सामान। और इस पे मेन क्वेश्चन आता है कि कंप्लीट कंट्रोल आपको देना है। जब आप सामान देते हैं और उसका कंट्रोल आपके ही हाथ में रह गया, भले ही सामान रखा हुआ कहीं है, तो वो बेलमेंट नहीं हुआ। तो बेलमेंट में जो कंप्लीट कंट्रोल देने वाली बात है उसमें एग्ज़ाम में आता है कि हमने पार्किंग में गाड़ी रखी बट चाबी अपने पास ही रखी, तो ये कंप्लीट कंट्रोल नहीं हुआ, दिस इज़ नॉट बेलमेंट। परंतु 5 स्टार होटल की वैले पार्किंग में हम गए, जिसमें वो हमसे चाबी भी ले लेते हैं, और फिर जब हमारा कॉन्फ्रेंस या कार्य पूरा हो जाए हम डोर पे, गेट पे आके उनको टोकन देते हैं, तो वो आके हमारे को गाड़ी और चाबी दोनों देते हैं। दैट इज़ प्रॉपर बेलमेंट, क्योंकि उतनी देर के लिए गाड़ी का कंट्रोल भी उस व्यक्ति के पास रहा। देन जो बेनिफिट है वो किसी भी पार्टी का हो सकता है। कभी कभी सामान देने वाला अपने सामान को संभाल के रखने के लिए देता है, और कभी कभी सामने वाले को उस चीज़ की ज़रूरत होती है। जैसे बारिश में किसी को छाता चाहिए तो वो मेरे से छाता ले गया, मुझे इतनी कोई ज़रूरत थी उसको देने की, बट उसको नीड थी, तो फ़ायदा किसी का भी हो सकता है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता नहीं है, केस स्टडी आता है, और केस स्टडी इसी पॉइंट पर ज़्यादा आता है। सभी को क्लियर है ये पॉइंट? तो सेक्शन नंबर 148 एंड फीचर्स ऑफ बेलमेंट। नाउ बेलमेंट के फीचर्स में एक 2-3 छोटे छोटे क्वेश्चन बड़े कॉमन हैं कि बैंक के लॉकर में रखा गया सामान बेलमेंट है कि नहीं, तो नहीं है, क्योंकि एक चाबी आपके पास रहती है और दोनों चाबी लगाए बिना लॉकर खुलता नहीं है, तो कंप्लीट कंट्रोल आपने नहीं दिया है।
ऐसे ही पार्किंग मैंने आपको बता दिया दोनों तरह की, तो इसी प्रकार के क्वेश्चन बेलमेंट पे आते हैं। सेक्शन नंबर याद रखना ज़रूरी है। नाउ दो तरह के बेलमेंट होते हैं, ग्रेटिट्यूअस और नॉन ग्रेटिट्यूअस। ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट में आप ग्रेटिट्यूड, थैंक यू के बदले में सामने वाले को सामान देते हो, जबकि नॉन ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट में आप भी कुछ रिसीव करते हो, दोनों पार्टीज़ को कंसिडरेशन मिलती है। जैसे किराए पे कोई चीज़ देने को भी बेलमेंट की ही कहा गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी ने मुझसे मेरी जो स्टोर है उसमें मैं लैपटॉप रेंटल पे देती हूँ, तो किसी ने मुझसे कहा कि मुझे 10 दिन के लिए लैपटॉप दे दीजिए, तो मैंने तो लैपटॉप दिया, टेम्पररी दिया, वापस लेने की कंडीशन पे दिया, लॉफुल पर्पस के लिए दिया, वो और मैं दोनों मेजर थे, सब सही था, बट साथ में वो भी मुझे कुछ पैसे दे रहा था, तो दिस इज़ नॉन ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट। और जब अगर मेरा कोई परिचित होता, फैमिली फ्रेंड होता, स्टूडेंट होता, जिसको मैंने कोई पैसों के बदले में नहीं, यूं ही बस दे दिया, उसने मुझे ग्रेटिट्यूड या थैंक यू दिया बस बदले में, तो दिस इज़ ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट। दोनों तरह के बेलमेंट सही हैं, दोनों तरह के सही है। आप याद कीजिएगा, हमने सेक्शन 25 पढ़ा था कंसिडरेशन, उसमें पढ़ा था न्यूडम पैक्टम कि वैसे दोनों को कंसिडरेशन मिलना चाहिए, बट उसके 8 में से एक एक्सेप्शन था कि ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट में एक व्यक्ति को फ़ायदा मिल रहा है और दूसरे को कुछ नहीं मिल रहा है, तब भी वो वैलिड है। ये क्लियर याद है आपको? तो इसको ऐसे लिंक करके चलिएगा। अब ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट और नॉन ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट में ड्यूटीज़ पर आ जाते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आता, केस स्टडी ही फिक्स है इसमें आना। तो लेट अस डू द ड्यूटीज़। सारी ड्यूटीज़ काम की हैं। सबसे पहला डिस्क्लोज, आप सिर्फ आज सुनते रहिए व्याख्यान की तरह ताकि आपका रिवीजन हो जाए, और एग्जाम्पल्स को ख़ास तौर पे सुनिएगा क्योंकि आनी केस स्टडी ही है। तो डिस्क्लोज ऑल द फैक्ट्स। जब आप किसी को सामान देते हैं तो आपके गुड्स में अगर कोई कमियां हैं तो वो आपको स्पष्टता से बतानी चाहिए। तो नोन एंड अननोन फैक्ट्स को लेके यहाँ पर एक छोटा सा रूल याद कर लीजिए। मैंने किसी को एक कार दी किराए पर, कौन सा बेलमेंट है, ग्रेटिट्यूअस की नॉन ग्रेटिट्यूअस? मुझे भी फ़ायदा मिल रहा है, सामने वाले को भी फ़ायदा मिल रहा है। मेरी गाड़ी में एक प्रॉब्लम थी कि इंजन ज़्यादा देर चलने पे स्पार्किंग होके आग लग सकती थी, ये बात मुझको पता थी, तो मेरी ड्यूटी है बताने की। मैंने नहीं बताई तो मेरे को कोई भी नुकसान हुआ तो भुगतना पड़ेगा। परंतु मुझे नहीं भी पता होता पर डील कमर्शियल है, तो कमर्शियल डील में चाहे पता हो चाहे ना पता हो, दोनों डैमेजेस भुगतने पड़ेंगे देने वाले को जिसका सामान है। तो इसका आप बस ये जिस्ट याद रख लीजिए कि कमर्शियल डील में दोनों टाइप के डैमेजेस के लिए सामने वाला जिम्मेदार है जिसने सामान दिया है। बट मैं किसी को हेल्प के लिए कार देती, मेरी कार की ये प्रॉब्लम मुझको नहीं पता थी, दिस इज़ अननोन डिफेक्ट्स, तो मेरी इंटेंशन तो ग्रेटिट्यूअस थी ना, तो मुझे अब पेमेंट ऑफ खामियाजा भी नहीं करना पड़ेगा। तो आप ये याद रखिए कि आपने फ्री में किसी को सामान दिया है और आपके गुड्स में कोई डिफेक्ट है जो आपको नहीं पता था, तो आपको उसका पनिशमेंट नहीं भुगतना पड़ेगा। इस तरह से आप इसको याद कीजिए। देन बियर नेसेसरी एक्सपेंसेस। मेरी एक सपोजिंग डॉग है, पेट डॉग, और वो मैं संभाल के रखने के लिए किसी को दूँ, तो ऑब्वियसली उसको रोज़ खाना खिलाना पड़ेगा, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि ये जो उसका खर्चा होगा ये मैं उसको दूँ। देन इंडेमनिफाई। मैंने किसी को अपना डॉग दिया, वो जो डॉग था उसका कॉलोनी में किसी बच्चे के ऊपर उसने स्क्रैच लगा दिया, तो सामने वाला घबरा के उसको टिटनेस और वो रेबीज़ और सारे इंजेक्शन लगाने पड़े, 3000 रुपये का उस अगले व्यक्ति का खर्चा हो गया, जिसको मैंने डॉग रखवाया था उसे देने पड़े, तो मुझे भी ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस देना पड़ेगा। तो एक हो गया रूटीन और एक हो गया एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, दोनों ही किसको देने पड़ेंगे, बेलर को। इसके बाद बाउंड टू एक्सेप्ट द गुड्स बैक। जब कार्य पूरा हो जाए तो गुड्स को वापस लेना जिम्मेदारी बनती है बेलर की। अगर मैंने किसी को अपना डॉग 1 हफ्ते के लिए दिया और 1 हफ्ते के बाद मैं 1 महीने तक उस डॉग को वापस नहीं ले रही हूँ, तो उस बीच में जितने भी खर्चे होंगे वो मुझे वैसे भी बेयर करने हैं क्योंकि मैं डिले कर रही हूँ। तो ये बस ड्यूटीज़ आपको याद रखनी है। इजी क्वेश्चन आता है, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं पड़ता, और अननोन डिफेक्ट और नोन डिफेक्ट ही मेन पॉइंट है इसका। अब बेली की ड्यूटी, इसमें हमको सेक्शन भी याद करने पड़ेंगे। सबसे पहला ड्यूटी है बेली की कि गुड्स का ध्यान रखे। सेक्शन 151 एंड 152 लॉकर वाला एग्जाम्पल आप इसमें याद रखिए, 151 एंड 152। ध्यान दीजिए मैं क्या बोल रही हूँ।
मैंने किसी को ज्वेलरी दी कि तुम इसको संभाल के बैंक लॉकर में प्लीज़ रखना। वो व्यक्ति ने ज़्यादा अकल लगाकर सोचा कि बैंक लॉकर जाने में समय वेस्ट होगा, तो घर में ही जो गोदरेज का लॉकर था, खुद की भी ज्वेलरी और मेरी भी ज्वेलरी उसी में रख दी। और इस बीच में घर में चोरी हो गई। माना कि चोरी में उसकी गलती नहीं, चोरी तो कहीं भी हो सकती है, बट उसने मेरी कही हुई बात का उल्लंघन किया। मैंने सामान कहाँ रखने के लिए दिया था? लॉकर, और उसने उसे कहाँ रखा है? घर में। तो नाउ दिस लॉस विल बी बोर्न बाय दैट पर्सन। तो जब भी आप रीजनेबल केयर ऑफ गुड्स नहीं लेते हो तो आपको बेली की ड्यूटी है कि उसको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ठीक है, तो ये वाला ही एग्जाम्पल बार बार आता है 151 एंड 152। अब इसके बाद कोई भी और भी लापरवाही है, जैसे आपने कार में चाबी लगी छोड़ दी और कार चोरी हो गई, तो भी आपको कहीं भी लापरवाही होगी तो आपको बेयर करना पड़ेगा। सेकेंड, नो अनऑथराइज्ड यूज़। मैंने अपनी कार, क्योंकि मेरे पास गराज नहीं था, तो मैंने सामने वाले को कहा कि आपके गराज में थोड़ी जगह है तो आप वहाँ रख लीजिएगा मेरी कार। मैं 1 हफ्ते के लिए आउट ऑफ स्टेशन बिजनेस वर्क से जा रही हूँ। उसने कार रख तो ली, बट उसके बेटे को चाबी दे दी कि तू चला लेना। अब वो जो बेटा था वो अंडर 18 था, ना तो उस पर लाइसेंस था और ना उसको गाड़ी का समझ थी। गाड़ी ठोक दी सो अलग, पुलिस की पेनल्टी लग गई सो अलग, और जो ओनर होता है पेनल्टी उसको लगती है कि उसने गाड़ी दी क्यों। जिसके पास थी वो तो उसको तो लगती है, साथ में जो ओनर है उसी को लगती है ना। तो ये सारा मैं भुगतूंगी या जिसके पास गाड़ी थी? तो एकदम ही कॉमन सेंस के क्वेश्चन आते हैं और बिल्कुल ही टफ नहीं होते हैं। बस इतनी सी बात है कि अपने को अच्छी लैंग्वेज में लिखना है, तो उसके लिए एक बार अपने को क्वेश्चन एंड आंसर रीड करने पड़ेंगे। तो अनऑथराइज्ड यूज़ आप ना करें। इसका ही क्वेश्चन बार बार आता है कि मैंने देते समय कहा था कि 60 किलोमीटर प्रति घंटे के ऊपर स्पीड मत रखना, उसने ज़्यादा स्पीड से चढ़ा दी तो ऑल दैट हैपेंड। ओके, थर्ड पॉइंट, नो मिक्सिंग ऑफ गुड्स। इस पर भी क्वेश्चन आता है। मैंने ये इस डायग्राम को, हाँ यस बेटा, इस डायग्राम को याद रखना। मैंने सामने वाले को कहा कि ये मैं भी वो हूँ फार्मर, सामने वाला भी फार्मर है। मैंने अपने बासमती चावल सामने वाले को गोडाउन में रखने के लिए कहे, मुझे कहीं जाना था। एक कॉर्नर में मेरे चावल रखे हुए थे। अब क्या हुआ कि मैंने कहा था भाई मिक्स मत करना, मेरे तो 100 रुपये किलो वाले हैं, तेरे 40 रुपये किलो वाले हैं। एक कॉर्नर में मेरे रखे थे, एक कॉर्नर में उसके यहाँ के चावल रखे थे। उसने मिक्स कर दिए दोनों। अब चावल एक ऐसी चीज़ है जो चावल का दाना मिक्स हो गया, उसको अलग हटाने में ही वो टूट जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में तो मेरे चावल की वैल्यू ही ख़त्म हो गई, तो उसको मुझको कॉम्पनसेट करना पड़ेगा। यहीं पर एक और एग्जाम्पल मैं दे देती हूँ कि मैंने बोरियाँ दी थी और मेरी बोरी के ऊपर रेड कलर का कवर था और उसकी बोरियों पे ब्लैक कलर की बोरी थी, तो मेरी बोरी अलग दिख रही थी। अब उसने बोरियाँ मिक्स कर दी, तो बोरी अलग करना तो संभव है। तो 500 रुपये प्रतिदिन का एक लेबर लगा बोरी को सेपरेट करने में। तो ये 500 रुपये का खर्चा कौन बेयर करेगा? बेली, क्योंकि उसने ही मिक्स किया। मैंने तो मना किया था, अलग अलग रखने को कहा था। तो इसके ऐसे सिंपल क्वेश्चन आते हैं और बन जाते हैं। बस मिक्सिंग ऑफ गुड्स में मैंने आपको थ्योरी लिखवाई है वहाँ पे कि ये जनरली एग्रीकल्चर गुड्स के लिए ही होती है चीज़, और विद कंसेंट और विदाउट कंसेंट ये सब आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट, रिटर्न ऑफ गुड्स। वेरी वेरी ऑब्वियसली बेली की ड्यूटी है कि काम पूरा होने के बाद गुड्स रिटर्न कर दे। काम पूरा होने के बाद गुड्स रिटर्न करने का मतलब है, किसी ने मुझसे 3 दिन के लिए छाता लिया, बारिश का सीज़न था, मैंने भी दे दिया। बात तय हुई थी 3 दिन की। जब 3 दिन हो गए तो मैंने उसको फ़ोन किया कि भाई छाता वापस कर दे, तो बोला हाँ आ रहा हूँ, और ऐसे करते करते 10 दिन लगा दिए। अब वो 4th डे से 10वें दिन के बीच में क्या हुआ, उसके घर में आग लग गई। वैसे तो आग सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी है, इधर अटेंशन, हाँ या ना? वैसे तो आग सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी है, कोई किसी से हट जाना नहीं ले सकता। बट इस केस में उसने एक्स्ट्रा गलती क्या कर दी थी, एक्स्ट्रा टाइम के लिए रख लिया था, इसलिए सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी होने के बावजूद मैं उससे हट जाना ले सकती हूँ। अगर 3 दिन के अंदर आग लगती तो मैं नहीं ले पाती, क्योंकि आग तो कहीं भी लगे, सामने वाले ने थोड़ी लगाई है जान करके।
तो तब हर्जाना मैं नहीं ले सकती थी, बट बियॉन्ड रीजनेबल टाइम उसने सामान अपने पास रख लिया है तो मैं उससे हर्जाना ले सकती हूँ। जितना आप सुन रहे हैं डायरेक्ट उसमें से उठ के क्वेश्चन आएंगे। आपको चैप्टर नहीं भी आता हो तो आप कॉमन सेंस से एग्जाम्पल सुन के वहाँ पे लिखाओगे। बस आपको सिर्फ PDF ऑफ क्वेश्चंस पढ़नी है, सारे क्वेश्चन आप कनेक्ट कर लोगे और बस वहाँ लिखने का तरीके में कॉन्फिडेंस रखना है। देन उसके बाद है लास्ट एंड क्वाइट इम्पॉर्टेंट, वैल्यू एडिशन टू गुड्स। हमने किसी को गुड्स दिए, गाय दी और गाय को बछड़ा हो गया, तो सामने वाले की ड्यूटी है कि गाय भी लौटाए बछड़ा भी लौटाए, क्योंकि जिसकी गाय उसी का बछड़ा। अब वो कह रहा है मैं तो ना लौटाऊँ, तो ये तो मूर्खता भरी बात हुई, हाँ या ना। तो कोई भी वैल्यू एडिशन आपको वापस करना पड़ेगा। तो ये राइट्स एंड ड्यूटीज़ पे क्वेश्चन सिंपल आते हैं, बट आप सेक्शन ज़रूर याद कर लीजिए। बताइए रीजनेबल केयर ऑफ गुड्स वाले में क्या लिखना है आपको, 151, 152, और एक ये वाला रिटर्न द प्रॉफिट्स में 163। तो ये आपको याद रखना है। और मेन सेक्शन बेलमेंट क्या क्या है, 148। ओके, अगर आप सेक्शन कोड करते हैं तो उससे काफ़ी एक वो रहता है, इंस्टीट्यूट के ऊपर पेपर चेकर पे अच्छा असर पड़ता है। तो आपने ये ड्यूटीज़ कर ली। अच्छा, एक और बात बताइए, क्या आपको सभी को ये क्लियर है ना कि 4 मार्क्स एंड अबव कि टीम ये स्क्रीन चली गई है, 4 मार्क्स एंड अबव में अपने को क्या करना है, PAC, प्रोविजन एनालिसिस कंक्लूजन। एक सेकेंड। और अगर 3 मार्क्स का, 2 मार्क्स का ऐसा क्वेश्चन है तो आप डायरेक्ट लिखिए, फिर आपके पास समय नहीं है इतना वो करने का। शांति बेटा, एनर्जी को कंजर्व करो, वेस्ट क्यों करते हो, ज़रा में बातें करने लगते हो। इतना कुछ है करने के लिए, अपना रिवीजन करो ना। नहीं बेटा, जिस क्वेश्चन में अलग अलग प्रोविज़न अप्लाई हो रहे हो तो आप कॉमन प्रोविज़न लिख सकते हो। एक कॉमन प्रोविज़न के बाद एनालिसिस एंड कंक्लूजन साथ करके आप लिख दो। अपना रिवीजन करो, तो इधर उधर टाइम वेस्ट मत करो और एनर्जी को बचा के चला करो, कंज्यूम मत किया करो। ठीक है बेटा, हो गया। ओके, सो एज आई वाज सेइंग कि अगर 5 मार्क्स 4 मार्क्स का रेंज है तो आप PAC फॉर्मेट फॉलो करें। प्रोविजन एनालिसिस कंक्लूजन फॉर्मेट में अगर आपको दिक्कत आ रही है तो ऐसा ना सोचें कि हर आंसर ऐसा लिखना है। अगर आपके क्वेश्चंस के सारे सब पार्ट्स जोड़ के देखें तो अगर 20 क्वेश्चन में से आप 10 या 12 क्वेश्चन ऐसा कर लें
तो भी आधा 50% पेपर भी आप अगर ऐसा कर लें, वो भी शुरुआत का थोड़ा सा, तो पेपर चेकर पे एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। बाकी आप अपने तरीके से लिख सकते हैं, मगर सेक्शन कोड करने से काफ़ी अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, तो सेक्शन कोड करना चाहिए जहाँ तक हो सके। और आई थिंक 50% क्वेश्चन पेपर में तो आप सेक्शन कोड कर ही लोगे, बट सेक्शन के इंतज़ार में और अच्छा लिखने के इंतज़ार में कभी ये नहीं करना चाहिए कि धीरे धीरे लिख रहे हैं और पेपर छोड़ दिया। पेपर 100% करना इज़ द फर्स्ट प्रायोरिटी। फिर ये सब तो ब्यूटिफिकेशन और एक्स्ट्रा मार्क्स के लिए हैं। बेसिक पास होने के लिए तो 100% पेपर करना पड़ेगा, इसका आप ध्यान दें। कई लोगों का ऐसा मानना है कि अच्छी क्वालिटी के आंसर लिखो तो 80% पेपर भी कर दो तो काम चल जाता है। मेरा 25 साल का अनुभव है, थ्योरी में ये फॉर्मूला नहीं चलता, प्रैक्टिकल में ज़रूर चल जाता है। कि आपने अगर अकाउंट्स में 80 मार्क्स का करा है पर रॉक सॉलिड करा है, तो बाकी के फॉर्मेट खर्रे खींच के भी कुछ मिलेगा नहीं अगर उसमें कोई ढंग का नहीं किया था तो वहाँ ये कह सकते हो आप कि जो करा है परफेक्ट करा है, टाइम लगाया आंसर मैच करने में, ठीक है चलेगा। बट थ्योरी का रूल सिंपल है, आपको 100% करना पड़ेगा, क्योंकि जो आपको परफेक्ट लग रहा है वो हो सकता है इंस्टीट्यूट के पेपर चेकर को परफेक्ट ना लगे, तो उस इंतज़ार में आप जो 20 में से 2-3 नंबर भी मिल सकते तो उसे क्यों छोड़ें। तो आपको पेपर 100% करना है, इसलिए ये सारी चीज़ें जो अपन बताते हैं उसके चक्कर में ऐसा ना हो कि आप डिले कर दें, वो नहीं करना है, ठीक है। ऑल राइट, अब राइट्स ऑफ बेलर। तो बेटा जो सामने वाले की ड्यूटीज़ और राइट्स हैं वो स्वैप हो जाता है, तो आपको कॉमन सेंस से बन जाता है। फिर भी कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बेलमेंट को टर्मिनेट करने का अधिकार मैं किसी को लैपटॉप दूं अपना 1 हफ्ते के लिए, तीसरे दिन मुझको ही किसी कॉन्फ्रेंस में उस लैपटॉप की नीड है, मैंने फ्री में दिया है, तो आई कैन टेक माई गुड्स बैक, सामने वाले की कोई गलती हो या ना हो। पहली तो मेरी ज़रूरत है ना, चीज़ मेरी है तो, हाँ या ना। बट ये चीज़ अगर कमर्शियल डील होती तो नहीं कर सकते थे आप। कमर्शियल डील में मैंने किसी को अपनी गाड़ी दी 1 हफ्ते के लिए किराए पर, सामने वाले ने किसी टूरिस्ट ऑपरेटर के साथ उसको बुक कर लिया कि ये टूरिस्ट आएंगे, और मैंने तीसरे दिन गाड़ी वापस मांग ली, तो उसका सेकंड वाला स्टेज का जो लॉस होगा वो मुझे भुगतना पड़ेगा। तो कमर्शियल डील की बात अलग है और ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट की बात अलग है। सेकंड केस है अगर सामने वाला अनऑथराइज यूज़ करे, मैंने गाड़ी दी रखने के लिए गैराज में, वो भाई साहब गाड़ी रेसिंग कार की तरह यूज़ करने लग गए, तो मुझे जब वो दिख गई बात, तो मैं समय के पहले चाहे ग्रेटिट्यूअस हो चाहे नॉन ग्रेटिट्यूअस हो सामान वापस ले सकती हूँ। तो अनऑथराइज यूज़ के केस में तो किसी भी केस में ले सकते हैं, बट जब सामने वाले की कोई गलती नहीं हो तो सिर्फ तब ले सकते हैं जब आपने फ्री में दिया। तो आप इस कॉन्सेप्ट को वैसे ही पकड़ें, बस ये दोनों इम्पॉर्टेंट हैं। इसके अलावा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि समय अपने पास बहुत सीमित है। अब राइट्स ऑफ बेली में भी मैं कुछ इम्पॉर्टेंट ले रही हूँ। राइट्स वो वाले राइट्स आप ध्यान से सुनिए। सबसे पहला, राइट टू डिलीवर टू एनी ऑफ द जॉइंट ओनर्स। मैं और मनोज सर जॉइंट ओनर थे किसी कार के, हमसे किसी ने कार 1 हफ्ते के लिए ली, तो वो मुझे वापस करे या सर को वापस करे, एक ही बात है। सामने वाले का बेली का हक है कि वो किसी को भी वापस कर सकता है जॉइंट ओनर्स में से। देन राइट टू इंडेमनिटी, आप बता दीजिए क्या मतलब होगा इसका। इंडेमनिटी मतलब एनी लॉस जो किसको हो गया, बेली को, आपके गुड्स रखने के कारण, तो उसका हक है वापस लेना। तो एक की राइट्स और ड्यूटीज़ वो सब स्वैप होके यूज़ हो जाएंगे, बस बाकी नॉट नीडेड टू डू। जो काम के हैं जिनमें इतने सारों ईयर्स से क्वेश्चन आते रहे हैं, मैं वही वाले क्वेश्चन टेकअप कर रही हूँ। बाकी क्वेश्चन के ज़रिए कुछ छूट भी जाएगा तो वो आप कर ही लेंगे। टर्मिनेशन ऑफ बेलमेंट तो ज़्यादा एग्ज़ाम में आता नहीं है, फिर भी समय ख़त्म हो गया, पर्पस पूरा हो गया, डेथ हो गई ऑफ द बेलर, दैट इज़ इन केस ऑफ ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट, क्योंकि ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट आप फ्री में देते हो सेवा या हेल्प के लिए, तो वो हो गया। इनकंसिस्टेंट यूज़, कंडीशन ब्रेक करने पर भी बेलमेंट बेकार हो गया और गुड्स ही ख़राब हो गए। आपने किसी को गुड्स दिए और वो नष्ट हो गए बियॉन्ड रिपेयर, तो सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी लग गई
और जो इम्पॉसिबल चीज़ होती है वो कॉन्ट्रैक्ट वैसे भी क्या होता है, वॉइड। तो टर्मिनेशन भी बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम एरिया नहीं है। अब आइए इस पॉइंट पे, ये छोटा सा 168, 169, फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स को बेली की तरह ट्रीट किया जाता है। इसका मतलब क्या है? जैसे बेली को गुड्स संभाल के रखने होते हैं, ऐसे ही किसी भी व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति का गुमा हुआ सामान मिले तो बेली जैसी ड्यूटीज़ उसके सर पे आती हैं। पहला, वो भी गुड्स का रीज़नेबल केयर करे, अनऑथराइज यूज़ ना करे, और जब मिल जाए मालिक तो गुड्स वापस करे। हाँ, फॉर श्योर वो अपने खर्चे वसूल कर सकता है, बट वो बेच नहीं सकता गुड्स। बट दो स्थितियाँ पहले भी पढ़ चुके हैं, सेम यहाँ पढ़ रहे हैं कि यदि ढूंढने का खर्चा 2/3 के ऊपर हो जाए और पेरिशेबल गुड्स हों तो आप डिस्पोज भी कर सकते हो, बट उसकी साथ में शर्त है कि जब मालिक मिलेगा तो आपको अपना खर्चा डिडक्ट करके सामान तो पैसे तो वापस करने पड़ेंगे। तो दिस इज़ सिर्फ सेक्शन याद रखिएगा, और क्योंकि इंस्टीट्यूट इस पर 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ लेती है तो आपको 3 उसकी ड्यूटीज़ याद रखनी है। एक, गुड्स को संभाल के रखें, रीज़नेबल केयर। उसके बाद ढूंढने का प्रयास करें। अगर यहाँ पर एपीटी के रिसेप्शन पे किसी बच्चे का बैग खो जाए तो हमारी ड्यूटी बनती है कि सारे व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज भेजें फ़ोटो खींच के कि ये किसका है, इसको बोलेंगे प्रयास। हम ये नहीं कर सकते कि पड़ा रहे वहाँ पर। अगर हमको ये नहीं करना है प्रयास, तो हम जाके पुलिस स्टेशन में थमाए आए कि किसी का सामान है, आप देख लीजिए, हमारी ड्यूटी तो यहाँ तक लाने की थी। बट अगर आप रखे हुए हो तो आपको ढूंढने का प्रयास भी करना पड़ेगा, ये ड्यूटी है। और कैनॉट सेल, तो ये है। और एक होता है लेन। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द लेन? जब्त करना। अगर मेरे मालिक को ढूंढने में कुछ खर्चा हुआ है तो मैं डिज़र्व करती हूँ मेरा पेमेंट वापस मिले। सामने वाला मुझको पेमेंट नहीं दे रहा तो मैं कह सकती हूँ पहले पैसे दो फिर गुड्स ले जाना, जब्त कर लिए। दैट इज़ कॉल्ड लेन। ओके, नाउ लेन पे आते हैं, मगर प्लेज पढ़ने के बाद। तो let us come to pledge, then we'll come back to lien. Section number 172 specifically, वैसे तो रेंज है पूरी, बट 172 pledge, lien करना है, pledge हो जाए उसके बाद। तो वैसे तो ये लंबा रेंज है, परंतु 172 स्पेसिफिकली आप pledge में लिखिएगा और इसका एग्जाम्पल ध्यान रखिएगा। जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से उधार ले और उस उधार की सिक्योरिटी के रूप में व्यक्ति कुछ गिरवी रखे ताकि अगर वो पैसे ना चुका पाए तो इस सामान को बेच करके पैसे वसूल किए जा सकें, उसको कहते हैं प्लेज। प्लेज इज अ स्पेशल टाइप ऑफ बेलमेंट वेयर द पर्पस इज फिक्स्ड। बेलमेंट में तो किसी का भी फायदा हो सकता था, यहाँ पर फिक्स पर्पस है, सिक्योरिटी ऑफ लोन। तो इसके अधिकार थोड़े अलग रहते हैं। जो व्यक्ति सामान रखता है उसको पॉन कहते हैं। जिसके पास सामान रखा जाता है द मनी लेंडर, क्योंकि सामान रखा जाता है ई आ गया इसलिए पॉनी। ये दोनों उसके टेक्निकल वर्ड्स हैं और आपकी डेफिनेशन में भी आपको यही याद रखना है, इट्स अ स्पेशल वैरायटी ऑफ बेलमेंट where the purpose is the security of the loan. Is the clear? Is the point clear? ठीक है। इसके अलावा इसके फीचर्स सारे असेंशियल तो होने ही चाहिए। एडिशनली कुछ फीचर्स हैं कि इसमें जो पर्पस है इट इज़ सिक्योरिटी ऑफ लोन। दूसरा, अगेन ये भी इमूवेबल प्रॉपर्टी पे कवर्ड नहीं है। इमूवेबल प्रॉपर्टी कोई गिरवी रखता है तो उसे हाइपोथिकेशन कहते हैं, नॉट प्लेज। वो थोड़ा अलग होता है, उस पर लॉ अलग है उसका। ऑल्सो जो गुड्स हैं वो मौजूद होना चाहिए भविष्य में नहीं। जैसे मैं एक किसान हूँ, मैंने अभी बीज बोया है और खेत में से अभी धान निकला नहीं है, तो मैं कह रही हूँ कि भविष्य में जो गुड्स बनेंगे मैं वो गिरवी रख रही हूँ, ऐसा नहीं होता। जो भी आप गिरवी रखो इट शुड बी मौजूदा एग्जिस्टेंस वाले गुड्स। एंड डिलीवरी किसी भी प्रकार की हो सकती है,
3 डिलीवरी आप सेल ऑफ गुड्स एक्ट में पढ़ते हैं, एक्चुअल, कंस्ट्रक्टिव, सिंबॉलिक। तो तीनों में से किसी भी प्रकार की डिलीवरी हो सकती है, ये ध्यान रखना है। कभी कभी सामान जहाँ है वहीं का वहीं रखा रह जाता है, जिसको कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी कहते हैं, बट फिर भी प्लेज हो जाती है। तो डिलीवरी किसी भी प्रकार की हो सकती है, इसमें भी ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं होती है। ये क्लियर है सभी को? हाँ या ना? ओके, तो ये ऑलमोस्ट उसके जैसा ही सिमिलर है। अब इससे लिंक्ड 2 शब्द अपने को पता होना चाहिए। लेन, दोनों में कॉमन वर्ड है लेन। लेन वर्ड का मतलब है लॉफुली किसी के गुड्स को जब्त कर लेना। अब ये लेन 2 तरह का होता है, जनरल लेन और स्पेसिफिक लेन। जनरल लेन और स्पेसिफिक लेन में जो स्पेसिफिक वाला है सेक्शन 170, ये नॉर्मल हम और तुम जब कोई स्किल्स किसी गुड्स पे परफॉर्म करते हैं तो होता है। जैसे एक टेलर ने कुर्ता सिला, कपड़ा दिया था उसको, गरबे के लिए कुर्ता सिलवाना था, तो उसने कुर्ता सिला। एक वन बॉय गेव दिस थिंग कि मुझे गरबे लायक कुर्ता सिल दीजिए। 200 रुपये का उसका अमाउंट था। अब वो नहीं दे रहा लड़का पैसे, तो वो कह रहा है कि ये कुर्ता रखा है, पहले पैसे दो फिर कुर्ता दूंगा। तो वो सिर्फ वो वाली चीज़ को ही रख सकता है। इसको कहते हैं पर्टिकुलर लेन या स्पेसिफिक लेन। बाय चांस उस सामान की वैल्यू कम हो और जो उस पर सर्विस दी गई है उसकी वैल्यू ज़्यादा हो, जैसे कि कुर्ते का जो कपड़ा है वो मात्र 100 रुपये का है, पर उस पर जो एम्ब्रॉयडरी की गई है वो 500 रुपये की हो गई है। तो अब उसको बेच भी लेगा आदमी तो उसको कुछ पैसे वसूल होंगे नहीं उतने, हाँ या ना? तो पर्टिकुलर लेन में आप वो वाली चीज़ के अलावा किसी और अन्य चीज़ को जब्त नहीं कर सकते, इसलिए इसको पर्टिकुलर लेन बोलते हैं। बट बैंक के पास जनरल लेन का अधिकार होता है, जिसका मतलब ये है कि किसी आदमी ने अगर बैंक से लोन लिया, इसको ध्यान से सुनो, ये काम की चीज़ है। किसी आदमी ने बैंक से लोन लिया और बैंक जो है कार लोन वो वसूल नहीं हो पा रहा। उसने सपोजिंग एग्जाम्पल दे रही हूँ, कार लोन लिया 5 लाख का, डेप्रिसिएशन हो के कार का 2-3 बार एक्सीडेंट हो गया, कार की वैल्यू बची बस 1 लाख। अब आदमी लोन पे नहीं कर रहा, तो 5 लाख का लोन है और कार की वैल्यू बची है 1 लाख। बैंक ने कार जब्त की तो 1 ही लाख वसूल हुआ, कितना रह गया? तो इसके लिए बैंक उस व्यक्ति की दूसरी प्रॉपर्टी भी लेने का हक रखती है। इसको कहते हैं जनरल लेन। तो जनरल लेन और पर्टिकुलर लेन में ये डिफरेंस होता है कि पर्टिकुलर में सिर्फ वही चीज़ रख सकते हैं और जनरल में उस व्यक्ति का कोई भी सामान रख सकते हैं। क्लियर एवरीवन? आपके नोट्स में देख लीजिए, डिफरेंस लिखा हुआ है। जनरल लेन एंड पर्टिकुलर लेन का डिफरेंस लिखा हुआ है। माइक किसके पास है? पढ़ दो बेटा, अनुभूति या कोई भी पढ़ो जहाँ पे रेंज कैच ना करे। डिफरेंस लाउडर। General lien alludes to the right to keep possession of goods belonging to other against general balance of account. A general lien is not automatic but is उसके साइड वाला पढ़ो, मतलब कंपैरिजन पढ़ रहे हैं ना बेटा। okay. Particular lien implies a right of the bailee to retain specific goods paid for non-payment of amount. A general lien is not automatic but is recognized through an agreement. It is exercised by the bailee only by name. It is automatic. It can be exercised against good even without involvement of labor or skills. It comes into play only when some labor or skills is involved as being expended on the goods, resulting in an increase in value of goods. On such person as a specific under section 171, example, banker, factory, policy workers, etc.
etc. are entitled to general layer. Bailey, finder of goods, pledge, unpaid sailor, agent, partner, etc. are entitled to partners, particular layer. वो बंद कर दो बेटा. डिफरेंस फिर से सुन लेते हैं एक बार, क्योंकि एग्ज़ाम में कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन बाय चांस आ जाते हैं. मेन आपको अंतर ये समझना है कि जो जनरल लेन है वो उस वस्तु के अलावा बाकी चीज़ों पर भी स्प्रेड होता है, बट ये बात ऑटोमेटिक नहीं होती, पहले से एग्रीमेंट में लिखी होनी चाहिए. तो जब भी हम बैंक लोन लेते हैं, आप लोग भले ही फटाफट सारे पन्नों पे साइन करते जाते हैं, बट उस पर लिखा होता है कि यदि आपके पैसे इस चीज़ से वसूल नहीं हुए तो हम आपकी अन्य दूसरी चीज़ भी ले सकेंगे. तो जनरल लेन ऑटोमेटिक नहीं होता, एग्रीमेंट से ही होता है. ऑल्सो भले ही सामने वाले ने कोई लेबर या स्किल ना भी किया हो तो भी जनरल लेन लगता है. बैंक हमारे लिए कोई सेवा वैसी नहीं दे रहा, लोन दे रहा है वो. तो ये बस 3 पॉइंट मेन है कि ये जनरल बैलेंस के लिए आप अदर गुड्स पर भी जा सकते हो, पहले से तय होना ज़रूरी है और स्किल का काम ज़रूरी नहीं है. पर्टिकुलर लेन उसी स्पेसिफिक गुड्स पर होता है और ये तो बिना बोले ऑटोमेटिक होता है. आप अगर किसी को ज्वेलरी बनाने के लिए कुछ सामान दे रहे हैं, गोल्ड या सिल्वर, उसने गोल्ड सिल्वर की ज्वेलरी बना दी, उसके पैसे लग गए उसको करने में, कारीगर को देने में, और वो आप पैसे उसके नहीं दे रहे हो, तो वो वस्तु रखने का हक रखता है. ये ऑटोमेटिक है, पहले से तय करो या ना करो, इम्प्लाइड हक है ये. ऑल्सो ये लेबर और स्किल की चीज़ों में ही ज़्यादा इन्वॉल्व होता है. बस ये 3 पॉइंट्स आप ध्यान से कर ले, बेलमेंट और प्लेज, ये पर्टिकुलर और जनरल लेन के. ठीक है सर, एवरीवन इज़ फाइन विद दिस. अब अपन राइट्स ऑफ पॉनी पर आ रहे हैं, क्योंकि इसमें से भी कभी कभी क्वेश्चन आते हैं. मैं वही क्वेश्चन उठा रही हूँ जो थोड़े बहुत काम के हैं. राइट्स ऑफ पॉनी, प्लेज में राइट्स ऑफ पॉनी मतलब, राइट्स ऑफ पॉनी मतलब मनी लेंडर के अधिकार. खोल लीजिए रजिस्टर पे. एग्ज़ाम वाले दिन आपको रिवीजन कैसे करना है, आपके पास इसका समरी लेक्चर तो यूट्यूब की लिंक के रूप में होगा ही, प्लस आपके पास एक रजिस्टर है. आपको रजिस्टर को खोल के बैठना है. अगर आपको कहीं अटके तो आप लेक्चर खोल के फटाफट रेफ़र कर लो, ताकि वो बिल्कुल फटाफट आपके दिमाग में फ्लैशबैक की तरह आ जाए. और फिर सेक्शन नंबर करने हैं. और पूरे प्रोसेस में ध्यान रखिएगा, हर चैप्टर में LDR आप मार्क करते हुए चलें. जैसे कि आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन दिए गए, सपोजिंग क्वेश्चन दिए गए सपोजिंग 50, और आपने उसमें ये नहीं मार्क करा कि मुझे एग्ज़ाम वाले दिन कौन से देखने हैं, तो आपका सब बिगड़ जाएगा. तो आपको अभी से मार्क करना है. और सबका क्वेश्चन अलग अलग हो सकता है जो उसको क्लिक नहीं किया. तो जो क्वेश्चन आपको क्लिक ना करे आप उस पर LDR लिखें, ताकि आपको क्लियर रहे कि 18 तारीख को आपका अकाउंट्स का पेपर है और 20 को आपका लॉ का पेपर है. तो जब आप शाम को आएंगे अकाउंट्स का पेपर देकर, 7 बजे के पहले कोई पढ़ने बैठ नहीं पाता है, तो 7 से 10 3 ही घंटे उस दिन पढ़ पाता है, अगले दिन 12 घंटे और तीसरे दिन 3-4 घंटे. तो इस प्रकार से वो तीसरे वाले दिन के, एग्ज़ाम वाले दिन के रिवीजन को छोड़ भी दें तो कुल मिला के 15 घंटे से ऊपर तो किसी की पढ़ाई नहीं होती. इससे ऊपर कोई कर रहा है तो वो अपनी हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है. हेल्थ मतलब एग्ज़ाम के अंदर भी उसको ड्राउजीनेस रहेगी और ऐसी नींद सी आती रहेगी, वो ऑप्टिमम नहीं दे पाएगा. तो ऐसे कोई मतलब नहीं है ज़्यादा शानपंती दिखाने में. तो आपको बस ये देखना है कि मैं 15 घंटे में कितना कर सकता हूँ, वो मैं नोट करते हुए चलूँ, और मेरा बिल्कुल स्पष्ट हो कि मुझे ये वाला टॉपिक सीक्वेंस तो मैं आपको दूंगी, बट सबका अपना भी टाइम टेबल हो सकता है. आपको ये क्लियर होना चाहिए कि ये टॉपिक मैं रजिस्टर खोलूँगा, फटाफट रीड करूँगा, जो क्वेश्चन मैंने मार्क करे हैं LDR उनको मैं एक बार देखूँगा, और अगर मुझे कहीं कन्फ्यूजन है तो मैं खाना खाते टाइम या फिर कोई भी अपना अन्य कार्य करते समय वीडियो ऑन करके सुनता रहूँगा, ताकि मेरे 7 चैप्टर ऐसे भी कवर हो जाएं. तो दैट यू शुड बी वेरी क्लियर कि हमें कैसे जाना है पेपर वाले दिन. और सेक्शन लिस्ट हमारी रेडी होना चाहिए. सेक्शन लिस्ट मैंने आपको वैसे भी रील्स के थ्रू कुछ को पिछली बार बनाई थी, कोई चैप्टर छूटा होगा तो इस बार बना देंगे. वो वाले सेक्शन तो आपको पूरे करने ही हैं, उतने सेक्शन तो आपको पूरे याद करने ही हैं. इज़ दैट क्लियर? तो 75% 80% पेपर तो उन्हीं में घूम के आता है, बट उसके अलावा कुछ आता है तो आप पढ़ के तो पूरा जा ही रहे हो, बट नहीं भी उसके सेक्शन याद रहे तो चलेगा, कॉन्सेप्ट लिख देना.
तो ऐसे आपको पूरी प्रिपरेशन अपनी क्लैरिटी से करके जानी है। एग्ज़ाम अब हर दिन अपने करीब आ रहा है, तो इसलिए कहीं और ध्यान ना लगाएं, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर फोकस रहें, पढ़ने के अलावा कोई कार्य ना करें। चलिए, राइट्स ऑफ पॉनी। सबसे पहला राइट कि हम गुड्स को, आप सुनते रहिए, आपके पास रजिस्टर तो है ना। सबसे पहला राइट, जो हमारे पास गुड्स रखें उससे हम 3 चीज़ें वसूल कर सकते हैं, एक तो प्रिंसिपल और एक इंटरेस्ट और एक खर्चे। ये उसका राइट है। अगर आपने अपनी गाय किसी को दी लोन, मतलब गिरवी रखने के लिए, तो लोन तो अलग था, उसका इंटरेस्ट अलग था, बट गाय को चारा खिलाया इतने दिन, वो भी तो था। तो तीनों चीज़ें वसूल वो कर सकता है। ओके, तो दैट इज़ राइट टू रिकवर। अब सेकेंड, राइट टू रिटेन। टीम प्लीज चेक दिस। राइट टू रिटेन गुड्स टू रिकवर सब्सिक्वेंट डेट। एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति से 2 लोन लिए। इसके लिए वेट कर लेती हूँ मैं 2 मिनट। एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति से 2 लोन लिए। पहले लोन में उसने, एग्जाम्पल याद रखिएगा, ट्रैक्टर गिरवी रखवाया। ट्रैक्टर 7 लाख रुपए का था और लोन मात्र 1 लाख रुपए का। वैल्यू काफ़ी ज़्यादा थी ट्रैक्टर की। थोड़े दिन बाद उस व्यक्ति ने वही वाले मनी लेंडर से दूसरा लोन लिया। दूसरे लोन लेते वक्त ये उनकी बात तय हुई कि जब तक दोनों लोन नहीं चुका दोगे तब तक मैं वो ट्रैक्टर रिलीज़ नहीं करूँगा। तो फिर वो जो फर्स्ट वाले लोन के साथ ट्रैक्टर रखा था, वो सेकंड वाले लोन के रिलीज़ होने तक वहीं रखा रहेगा। इज़ दैट क्लियर? बट ये बात ऑटोमेटिक नहीं होती। जब तक इसको एग्रीमेंट से तय ना किया जाए तब तक ये चीज़ नहीं होती। इज़ दैट क्लियर एवरीवन? आई थिंक बेटा टीम कनेक्टर में कोई इशू जा रहा है, एक बार देख लीजिए। आपके पास तो लिखा हुआ है ना? यस। उसके बाद नेक्स्ट इज एक्स्ट्रॉर्डनरी एक्सपेंस। अगर गाय को बुखार आ गया तो वो एक्स्ट्रॉर्डनरी एक्सपेंस है। और लास्ट वाला तो आपको क्लियर है ही, राइट ऑफ लेन। सामने वाले को गुड्स जब्त करने का अधिकार है। अगर बेचने का नौबत आई, देखो बेलमेंट में तो बेच नहीं सकते, बट प्लेज में तो बेचने का हक पहले दिन से है। बट एक आपको इंसानियत बरतनी है, जो लॉ ने कही है कि नोटिस दो। आप सामने वाले को एक सूचना तो दो कि अब आप नहीं जब कर पा रहे हो पेमेंट, तो मैं आपके गुड्स बेचने की प्रक्रिया स्टार्ट कर रहा हूँ। तो वो आपको हक सामने वाले को देना पड़ेगा, तो नोटिस देना ज़रूरी है। अगर एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को लोन दिया और नोटिस दिया कि मैं सामान बेच रहा हूँ और पूरे पैसे वसूल उस सामान से नहीं हुए, तो एक्स्ट्रा पैसे के लिए वो कोर्ट केस कर पाएगा। बट अगर उसने नोटिस नहीं दिया तो जो बचे कुछ छूट गए ना पैसे, उसको वो क्लेम नहीं कर पाएगा, क्योंकि लॉ ने कहा कि आपने सही रास्ता अपनाया नहीं। ऑलराइट एवरीवन? तो ये राइट्स ऑफ पॉनी, सब पे ये सारे केस स्टडी वाले पॉइंट्स हैं, सारे केस स्टडी वाले पॉइंट हैं। एक बार राइट्स को एक बार और देख लीजिए, क्या क्या राइट्स मैंने बोले? डेट वसूल करने का, इंटरेस्ट लेने का, एक्सपेंसेस लेने का, और सामान बेचने के पहले नोटिस देने का, और जो भी खर्चा इस दौरान हुआ वो सब आपको लेने का हक है। ठीक है। अब एक लाइन आपने लिखी हुई है, राइट टू रिडीम। लिखा हुआ है सबने 177, राइट टू रिडीम। रजिस्टर से ही रिवाइज कर लेते हैं, नोट्स में है राइट टू रिडीम। राइट टू रिडीम का मात्र इतना मतलब है, एग्जाम्पल सुन लीजिए। एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को लोन दिया, सामने वाले ने अपना ट्रैक्टर गिरवी रखा। अब सामने वाला पैसे नहीं दे पा रहा, तो फर्स्ट व्यक्ति ने, मनी लेंडर ने, नोटिस निकाल दिया न्यूज़पेपर में कि मैं ये बेच रहा हूँ। अब जब उसने नोटिस निकाल दिया तो सामने वाले को डर लगा कि अब तो वो घड़ी आई गई, अब तो मेरा सामान मेरे से चला जाएगा। तो वो कैसे भी करके पैसे अरेंज करके आ गया। तो वो भी आ गया जिसने लोन लिया था, और न्यूज़पेपर का एडवर्टाइजमेंट देख के 10 लोग और आ गए। तो पहला अधिकार किसका है कि उसको गुड्स मिले? जिसके गुड्स ओरिजिनल थे। तो इसलिए इसको बोलते हैं राइट टू रिडीम।
कभी आ जा रहा है, कभी हट जा रहा है। अब एक छोटा सा पॉइंट जिसके 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्लेज बाय नॉन ओनर, प्लेज बाय नॉन ओनर, इस पे आ जाइए। प्लेज बाय नॉन ओनर, देखिए वैसे तो मालिकाना अधिकार जिसके पास होता है वही व्यक्ति बेच सकता है सामान, गिफ्ट दे सकता है, गिरवी रख सकता है, सारे अधिकार ओनरशिप से कनेक्टेड होते हैं। बट कभी कभी जो व्यक्ति मालिक नहीं है उसको भी गुड्स गिरवी रखने का या बेलमेंट देने का हक है। वो पढ़ने जा रहे हैं प्लेज बाय नॉन ओनर। सबसे पहला पॉइंट उसमें है प्लेज बाय मर्केंटाइल एजेंट। अब आप लोगों ने एजेंसी पढ़ रखी है, हाँ या ना? तो एजेंट जो होता है वो गुड्स उसके होते हैं कि प्रिंसिपल के? मगर रहते किसके पोजेशन में? तो बिजनेस के कोई खर्चों के लिए अगर एजेंट वो गुड्स किसी व्यक्ति के पास गिरवी रखता है तो लॉ ने कहा इसमें कोई वांदा नहीं है, आप ऐसा कर सकते हो। तो कॉमन सेंस पॉइंट है कि एजेंट के पास प्रिंसिपल के गुड्स रहते हैं, बिजनेस के खर्चों के लिए वो उसको अगर गिरवी रखे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। देन सेकेंड पॉइंट, प्लेज बाय अ पर्सन इन पोजेशन ऑफ गुड्स अंडर कोअर्शन। इस वाले को ध्यान से सुनना है, पहले तो सांस ले लीजिए आप लोग, बीच बीच में सब डीफोकस हो जाते हैं। जब जब डीफोकस हो जाएं तो राइट नॉस्ट्रिल बंद करके लेफ्ट नॉस्ट्रिल से जब जब आपका मन इधर उधर भटके तो आप ऐसा कर लिया कीजिए। प्लेज बाय पर्सन इन पोजेशन ऑफ गुड्स अंडर कोअर्शन। एग्जाम्पल ध्यान से सुनिए। एक व्यक्ति थे ए और बी। बी वॉज द सेलर, ए वॉज द बायर। उसने बहुत प्रेशर डाल के कोअर्शन में कॉज करके, कोअर्शन कौन से सेक्शन में पढ़ा था? फ्री कंसेंट क्या था? कोअर्शन क्या था? अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, फ्रॉड, फ्रॉड। ठीक। तो मिस्टर ए ने मिस्टर बी पे बहुत प्रेशर डाला और कार खरीद ली। जब आप प्रेशर डाल के किसी से सामान खरीदते हो तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड, वॉइडेबल, वॉइड क्या होता है? वॉइडेबल शब्द का मतलब है कि सामने वाले को रीजनेबल टाइम में उसको कैंसिल करने का हक मिलता है। बोलो हाँ या ना। इस बीच में क्या हुआ, जब तक वो बी कुछ रिएक्शन देता या जब तक उसको अपने अधिकार का कोई बताता कि तुम कैंसिल भी कर सकते हो, इतनी देर में मिस्टर ए ने गिरवी रख दी वो कार मनी लेंडर सी के पास। उधर उसने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया। मनी लेंडर को ये नहीं पता था बैकग्राउंड स्टोरी। तो ऐसी सिचुएशन में थोड़ी देर के लिए ऐसी ऑड सिचुएशन हो गई कि ए ओनर नहीं है, क्योंकि उसने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया तो वो ओनर बन ही नहीं पाया ना, हाँ या ना? मगर उसने तो गिरवी रख दी सी के पास और मनी लेंडर को पता नहीं था। तो ये जो सेकंड वाली प्लेज है ये वैलिड मानी जा रही है। हम पढ़ क्या रहे हैं? प्लेज बाय नॉन ओनर। जब कोई वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में गुड्स पाता है, उधर से सामने वाले ने मना भेज दिया और इतनी देर में इसने यहाँ गिरवी रख दिया, तो लॉ कहता है हम इतना टाइमिंग डिफरेंस नहीं देख पाएंगे, हम तो ये मानेंगे कि गिरवी रखने वाला व्यक्ति नॉन ओनर हो या ना हो, मतलब ओनर हो या ना हो, मनी लेंडर के पास गुड टाइटल चला जाएगा। तो आप इस एग्जाम्पल को याद रख लीजिए। 3 पॉइंट है ये। प्लेज बाय नॉन ओनर, पहला कौन है? मर्केंटाइल एजेंट है, तो उसमें 3-4, ये वाला इंपॉर्टेंट है। सेकंड वाला क्या है? प्लेज बाय पर्सन अंडर कोअर्शन। और तीसरा प्लेज बाय को ओनर। को ओनर का मतलब यही है कि 2 ए और बी की कार थी, कार में कोई हिस्सा पार्टी तो होता नहीं है, तो एक व्यक्ति ने अपनी जो को ओनर्स में से एक ने गिरवी रख दी, तो वो तो आधे हिस्से का ही ओनर है ना, वो पूरे हिस्से का ओनर नहीं है, फिर भी लॉ ने उसको प्लेज को वैलिड माना है। क्लियर है? इसमें एक पॉइंट और है जो मैं अभी मॉड्यूल में से कराऊंगी, फिर भी पहले आप डिफरेंस बिटवीन बेलमेंट एंड प्लेज पर आइए।
डिफरेंस बिटवीन बेलमेंट एंड प्लेज. माइक उधर दे दीजिए बेटा पीछे. प्लीज़ रीड. डिफरेंस बिटवीन बेलमेंट एंड प्लेज. शांति से सुनिए, कंसंट्रेशन से पढ़िएगा और बाकी सब लोग कंसंट्रेशन से इसको सुने, क्योंकि अगर पूरे पेपर में एक क्वेश्चन भी डायरेक्ट आता है और हमने उसकी क्लास में पहले से पढ़ रखा है डिफरेंसेस और लिखा है, तो वो हम जल्दी स्टार्टिंग के टाइम में अगर अटेंड करते हैं तो पेपर चेकर पे अच्छा इंप्रेशन पड़ता है. तो इसलिए मॉड्यूल के डिफरेंसेस तो अपने को पूरे करने ही चाहिए. लेट अस रीड इट एंड लिसन केयरफुली. रीड. Meaning, bailment. Transfer of goods by one person to another for some specific reason is known as bailment. सेक्शन कौन सा है? लिख लीजिए वहाँ पर, सेक्शन के साथ आंसर लिखेंगे. सेकंड, प्लेज. Transfer of goods from one person to another as security for repayment of debt is known as pledge. तो इतना तो सभी बच्चे कर सकते हैं कि डेफिनेशन तो सभी लिख सकते हैं. तो कभी भी कोई भी डिफरेंस बिटवीन को डेफिनेशन से ही शुरू करना चाहिए. कंटिन्यू. भले ही आप पूरे पॉइंट ना लिख पाएँ पर उतना तो लिखिए. अब आपको पता है कि कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसी चीज़ है इसमें पार्टीज़ के नाम अगर हैं तो वो लिख के सेकेंड पॉइंट बना लो. तो पार्टीज़ बोलिए. Parties. The person delivering the goods under a contract of bailment is called as bailer. The person to whom the goods are delivered under a contract of bailment is called as bailee. तो आपको ये क्लैरिटी है कि डेफिनेशन पहले लिखूंगा, पार्टीज लिख दूंगा अपने शब्दों में. सिर्फ ऐसे भी लिख सकते हैं देयर आर टू पार्टीज, ये और ये, मतलब एक लाइन दोनों के बारे में. फिर नेक्स्ट, पर्पस. Purpose. एक मिनट, आपसे मैं पूछ रही हूँ, बेलमेंट में क्या ज़रूरी है कि एक ही व्यक्ति का हो कि किसी का भी फ़ायदा हो सकता है? कुछ भी पर्पस हो सकता है, संभाल के रखना या सामान चाहिए हमें यूज़ करना है, मगर प्लेज में पर्पस इज फिक्स्ड एंड दैट इज सिक्योरिटी ऑफ दैट लोन. कंटिन्यू. Bailment may be paid for any purpose as specified in the contract of bailment. Example, for safe custody, for repairs, for processing of goods. Pledge is made for the purpose of delivering the goods as security for payment of a debt or performance of a promise. नाउ बेलमेंट में दो प्रकार हमने पढ़े, फ्री वाला भी जो आप दोस्ती यारी में सामान देते हो और एक कमर्शियल. बट प्लेज इज ऑलवेज कमर्शियल. कोई आपका दोस्त है तो गिरवी थोड़ी रखवाएगा सामान वो आपसे. कमर्शियल डील में ही सामान गिरवी रखवाया जाएगा. बोलो हाँ या ना. तो प्लेज इज ऑलवेज फॉर कंसिडरेशन, जबकि बेलमेंट में भी बोथ. रीड. The bailment may be made for consideration or without consideration. Pledge is always made for consideration. तो यहाँ तक तो कॉमन सेंस वाले पॉइंट थे. आप पढ़ें या ना पढ़ें, आप मन से भी लिख सकते हैं. बट ये दोनों काम के पॉइंट हैं. गुड्स बेचने का अधिकार और यूज़ करने का अधिकार. इसके ऊपर MCQ भी आ सकता है, वन लाइनर, केस स्टडी, कुछ भी आ सकता है. प्लीज़ मार्क इट एज इम्पॉर्टेंट कि एग्ज़ाम वाले दिन ये जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं कंपैरिजन की, ये आपको पता होनी चाहिए. राइट टू सेल. बेली के पास राइट टू सेल नहीं है, पौनी के पास राइट टू सेल है. पहले बस उसको नोटिस देना है, बट अधिकार उसका है. जबकि बेली के पास राइट टू सेल नहीं है. वो एक्सट्रीम सिचुएशन है कि उसका खर्चा वाला और वो पेरिशेबल वाला. पढ़िए. Right to sell the goods. The bailee has no right to sell the goods even if the charges of bailment are not paid to him. The bailee's rights are limited to suing the bailer for his dues or to exercise lien on the goods paid. The pawnee has right to sell the goods even if the owner fails to redeem the goods. Right to use of goods. Bailee can use the goods. ये भी इम्पॉर्टेंट है. बेली तो जनरली जैसे कोई मेरा लैपटॉप लेके गया कॉन्फ्रेंस के लिए तो यूज़ ही करने के लिए ले गया है. ऑल्सो मैंने किसी को संभाल के रखने के लिए कार दी तो हम बात कर सकते हैं कि तुम्हें कभी ज़रूरत हो तो तुम यूज़ कर लेना. बट गिरवी रखने में तो सामान अंदर साइड में संभाल के रख दिया जाता है, उसमें यूज़ करने का हक नहीं होता. Bailee can use the goods only for a purpose specified in the contract of bailment and not otherwise. Pledge or pawnee cannot use the goods pledged. तो आई एम क्वाइट श्योर कि आपको बन जाएगा ये, हाँ या ना. तो ये टॉपिक सरल है और इसका एक क्वेश्चन फिक्स है. अब आप फटाफट आ जाइए मॉड्यूल पर. इफ़ यू ब्रॉट द मॉड्यूल, वेरी गुड. मॉड्यूल के कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हम पढ़ लेते हैं. आइए पेज नंबर 2.179 पर. क्योंकि आपके पास पूरा पढ़ने का समय नहीं है तो जितना काम का है उतना पोर्शन ज़रूर पढ़िए.
उस भाषा में। और आपको क्वेश्चंस की PDF अभी करनी है, हाँ या ना? सरल क्वेश्चन है, आप खुद ही कर लीजिए। और प्लस उसमें LDR मार्क कर दीजिए कि ये वाला ऑफ बीट या अलग क्वेश्चन है, तो इसको मेरे को एग्ज़ाम वाले दिन देखना है। बाकी तो सारे ही स्ट्रेट क्वेश्चंस हैं। प्लीज़ रीड एग्जाम्पल 8। A rents a horse which he knows to be vicious. विशेष का मतलब उस तबीयत ठीक नहीं है, दिमाग ख़राब है ऐसा। He does not disclose the fact that the horse is vicious. The horse runs away. B is thrown and injured. A is responsible to B for damages sustained. ठीक है, क्लियर है? कौन सा पॉइंट है ये कि वो सामने वाले को पता था, तो डिस्क्लोज जो पता होता है वो तो हर स्थिति में डिस्क्लोज करना है, चाहे कमर्शियल डील हो चाहे फ्री वाला हो। 9। A hires a garage of B. The garage is unsafe, though B is not aware of it, and A is injured. एक सेकेंड, जिस व्यक्ति ने सामान दिया उसको पता नहीं था। ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट और नॉन ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट में ट्रीटमेंट चेंज हो जाएगा। कमर्शियल डील नॉन ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट में वो हर स्थिति में जिम्मेदार है, बट वो फ्री गिफ्ट वाले में अगर आपको नहीं पता है तो आप जिम्मेदार नहीं हो। ठीक है, अब आइए एग्जाम्पल 10 पे। A hired a taxi from B for the purpose of going to Gurgaon from Noida. हायर्ड लिखा है तो ग्रेटिट्यूअस है या नॉन? During the journey, a major defect occurred in the engine. A had to pay 5,000 as repair charges. These are the extraordinary expenses, and it is the payroller's duty to bear such expenses. However, the usual and ordinary expenses for petrol, toll tax, etc. are to be borne by the bailie itself. तो हम पढ़ ही चुके हैं कि ऑर्डिनरी एक्सपेंस और एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंस में अंतर होता है। आप अगर किसी के यहाँ पे सामान अपने फ़ायदे के लिए रखवाएं, जैसे मैंने अपनी कार किसी को गैराज में रखने के लिए दी और उसने उस कार को वीक में एक बार डस्ट ना चढ़ जाए तो मैंने कहा था धुलवा लेना बीच बीच में, उसने कार धुलवा ली, 250 रुपये लग गए, तो ये मुझे ही देने चाहिए, हाँ या ना? बट कोई मुझसे कार यूज़ करने के लिए लेके जाता तो पेट्रोल और कार का हवा एंड ऑल दो दी ऑयल वाल ये सब उसी को करना था, हाँ या ना? बट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस तो मुझको करने पड़ेंगे। यहाँ पर अगर एक लाइन जोड़ देते वो कि उसने स्पीड में कार चलाई या उसने लापरवाही करी, इसके लिए गड़बड़ हुई तो वो भुगतेगा, बट उसने कुछ ऐसी गड़बड़ नहीं करी तो मैं भुगतूंगी। कॉमन सेंस पे आंसर कर देना। ओके, एग्जाम्पल 10 के बाद आप आइए एग्जाम्पल 12। If X pails his ornaments to Y, and Y keeps these ornaments in his own locker at his house, along with his own ornaments, and if all the ornaments are lost, stolen in a riot, Y will not be responsible for the loss to X. एक मिनट, मैंने किसी को ज्वेलरी दी और कुछ स्पेसिफाई नहीं किया, तुम बस संभाल के रख लो, तो उसने अपने घर के लॉकर में रखे, खुद के भी और मेरे भी, और राइट्स दंगे हो गए, तो वो मुझे कुछ नहीं देगा, सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी है। बट अगर मैंने कहा था कि लॉकर ऑफ द बैंक में रखना और तब उसने घर में रखे, तब जिम्मेदारी बनेगी। क्लियर है ये पॉइंट? If on the other hand X specifically instructs Y to keep them in a bank, but Y keeps them at his residence, then Y would be responsible for the loss caused on account of riot. तो मॉड्यूल के जो एग्जाम्पल होते हैं ना, वो नए क्वेश्चन बन जाते हैं, इसलिए मॉड्यूल के एग्जाम्पल ज़रूर रीड कर लेने चाहिए। समय मैं आपको बार बार रिपीट कर रही हूँ कि पूरा पढ़ने का आपके पास समय नहीं है, और इम्बैलेंस हमको करना भी नहीं है कि एक सब्जेक्ट के चक्कर में दूसरा कम हो जाए। तो आप सिर्फ छांट के एग्जाम्पल, स्पेशली जो मैं क्लास में करा रही हूँ, वो तो करिए ही सही, ताकि आपका समय सेव हो। जो नहीं करवा रही हूँ वो आप छोड़ सकते हैं। एग्जाम्पल 19। X delivered books to Y to be bound. Y promised to return the books within a reasonable time. बाउंड का मतलब वो पुट्ठे की वो लगवाते हैं ना, और बाइंडिंग कराते हैं ना। X pressed for the return of the book, but Y failed to deliver them back even after the expiry of a reasonable time. Subsequently, the books were burned in an accidental fire at the premises of Y. In this case, Y was held liable for the loss. तो छाते वाला एग्जाम्पल दिया था ना मैंने कि वो बहुत दिन तक रखे रह गया, तो अब फिर उसको सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी हो गई तो भी उसको भुगतना पड़ेगा।
ओके, देन कम टू द पॉइंट. ये वाला, ये जो प्लेज बाय नॉन ओनर है, इसमें मैं एक एडिशनल पॉइंट करवा रही हूँ जो हमने पहले नहीं किया है. प्लेज बाय नॉन ओनर में अभी हमने 3 पॉइंट करे. कौन कौन से 3? मर्केंटाइल एजेंट, जॉइंट वाला और कोअर्शन वाला. अब हम एक पॉइंट और कर रहे हैं, इसको देख लीजिए. प्लेज वे पॉनी हैज़ लिमिटेड इंटरेस्ट. प्लेज वे पॉनी हैज़ लिमिटेड इंटरेस्ट. 2 एग्जाम्पल्स कर रहे हैं. आप एग्जाम्पल को ड्रॉ करिए अपने रजिस्टर में ताकि आपको कॉन्सेप्ट याद रहे. ओके, मिस्टर एक्स को एक मोबाइल सड़क पर पड़ा हुआ मिला और वो मोबाइल डिफेक्टिव था, बिल्कुल बेकार था. उन्होंने 1-2 दिन किसी को ढूंढने की कोशिश की, मिला नहीं. तो हमने फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स में पढ़ा था कि जब तक ओरिजिनल मालिक नहीं मिल जाए तब तक गुड्स किसके पास रह सकते हैं? फाइंडर के पास. हाँ या ना? उन्होंने 5,000 रुपये खर्च करे उसको ठीक कराने में. तो बताओ, जो ख़राब मोबाइल था उसको ठीक कराने में 5,000 रुपये उसने खर्च करे, तो जब असली मालिक मिलेगा तो वो 5,000 उसको देने चाहिए कि नहीं? देने चाहिए. हाँ या ना? क्या तब तक वो लेन अप्लाई कर सकता है? लेन हाँ ना, कि मेरे 5,000 दो तभी दूंगा सामान वापस. बोलो हाँ या ना? तो उसने लेन अप्लाई करने का हक तो था. इस बीच में उसको पैसों की ज़रूरत पड़ी, तो उसने ये 5,000 रुपये जो लगाए थे उसकी जगह किसी के पास गिरवी रख दिया 2,000 में. तो वैसे तो वो मालिक नहीं है, वैसे तो वो मालिक नहीं है, वैसे तो वो मालिक नहीं है. तो अब क्या हुआ कि असली मालिक थोड़े दिन में मिल गया. तो असली मालिक कितने रुपए देगा तभी उसको सामान मिलेगा? 5,000. 5,000 रुपये उसने उसको ठीक कराने के लिए लगे थे ना. तो हम ये पॉइंट क्या पढ़ रहे हैं कि प्लेज जो उसने करी वो वैलिड मान ली गई, क्योंकि भले ही वो मालिक नहीं है बट उसका 5,000 का हित तो उसमें जुड़ा है ना. ऐसा हिंदी में लिख लो. वैसे तो जो मालिक होता है वही को हक मिलते हैं ये सारे काम करने के, बट मालिक ना होते हुए भी वो 5,000 रुपये तक का तो उसमें इंटरेस्ट उसका था ना, इसलिए 2,000 की प्लेज वैलिड है. और अगर वो कर देता 8,000 की प्लेज तो वैलिड 5,000 तक ही होती. ऐसे छुपे छुपे पॉइंट ही नए बनते हैं एग्ज़ाम में. आप सभी से अनुरोध है कि क्लासेस अंत तक अटेंड करें और जो PDF दिए वो तो बहुत ही ध्यान से करें और उसमें मार्क कर लें LDR. मेरे विचार से बेलमेंट के एक प्रश्न में एक भी LDR लाइक क्वेश्चन नहीं होगा, सब इतने इजी कॉन्सेप्ट हैं. उधर मिल सकते हैं आपको 10-15 LDR इन ICA. तो अगर आप 360 डिग्री कवरेज करेंगे, कॉन्सेप्ट आपने मुझसे सुना, अब आई थिंक आपका रिवीजन तो हो ही गया होगा 1.5 घंटे में. हाँ या ना? किसी ने अगर नहीं इतनी जल्दी में उसे फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है तो वो डिटेल में जाके लेक्चर देखे, तो 4 लेक्चर पढ़ ले. वो ऐप में 4 लेक्चर रखे हुए हैं. तो आपको मैंने जो मुझे काम के एग्जाम्पल रखे मॉड्यूल के वो करा दिए. सेक्शन नंबर जो लिस्ट बनी है अपनी आप वो याद कर लो, और मॉड्यूल की समरी तो अभी पढ़ने को दूंगी ही दूंगी, ताकि आप एटलीस्ट हर चैप्टर की समरी ज़रूर पढ़ो. ये लिख लिया सबने एग्जाम्पल. इसमें पढ़ क्या रहे हैं? वैसे तो वो मालिक नहीं है, परंतु उसने ख़राब चीज़ में 5,000 रुपये लगाए तो वो 5,000 तक का तो उसमें हित जुड़ गया, तो 5,000 तक की गिरवी रखना अलाउड है. ये इसका मतलब है. इसको हिंदी में लिख लो, नहीं तो बाद में सोचो कि पता नहीं क्या पॉइंट क्या है. प्लेज बाय नॉन ओनर, वैसे तो सिर्फ मालिक जो होता है वही प्लेज कर सकता है, बट यहाँ मालिक ना होते हुए भी हम प्लेज कर रहे हैं क्योंकि उसका हित जुड़ गया है उसके अंदर.
ओके एक और एग्जाम्पल लिख लो इसका 34। एग्जाम्पल 34, ए ने अपनी ज्वेलरी घर की गिरवी रखी बी के पास। ज्वेलरी की वैल्यू थी 1 लाख और लोन था 70,000 का। जनरली जो लोन देता है वो बड़े अमाउंट का ही गिरवी रखवाता है कि वैल्यू कम होते होते भी उसको पूरे तो पैसे मिलें। क्या बी मालिक है? बी ने लोन दिया है, वो पौनी है और ये पॉनर है जिसने गुड्स दिए हैं। लोन कितने का है? तो मिस्टर बी का कितना इंटरेस्ट है उस ज्वेलरी में? तो मिस्टर बी ने आगे मिस्टर सी के पास फिर से गिरवी रख दी वही ज्वेलरी। वो पैसे क्यों उलझाता? उसने सोचा मेरे पैसे खड़े हो जाएं तो उसने 70,000 में आगे कर दी। तो ये वैलिड है क्योंकि उसका वो मालिक नहीं है, परंतु वह ऐसा कर सकता है क्योंकि उसका 70,000 तक का इंटरेस्ट तो है। परंतु उसने मिस्टर सी के पास गिरवी रखी 90,000 के लिए, तो ये कहाँ तक वैलिड है? 70 तक। आपका जितना इंटरेस्ट है आप सिर्फ उतने रुपए को ही आगे प्लेज कर सकते हैं। 20 के लिए इनवैलिड है, 70 के लिए वैलिड है। पॉइंट क्या पढ़ रहे हैं? प्लेज बाय नॉन ओनर। वैसे तो ओनर ही प्लेज कर सकता है, परंतु इन स्थितियों में नॉन ओनर की प्लेज भी वैलिड है, बट जितना इंटरेस्ट है उतनी वैलिड है। ओके, अब आपका होमवर्क लिखिएगा। आपका आज का होमवर्क है समरी रीड करनी है। समरी आपको रीड करनी है। समरी आपको रीड करनी है पेज नंबर 2.193। उसके बाद ये आगे तक की ड्यूटीज़ ऑफ बेलर एंड बेली अगर पढ़ने के बाद आप रीड करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। क्लियर एवरीवन? हाँ, मतलब समरी कर लेना, उसमें क्या है। मैंने आपको टारगेट ये तो दिया ही है कि आपको ये रीड करना है। आपको ध्यान क्या रखना है बेटा? मेन चीज़ एग्ज़ाम वाले दिन का पैटर्न। व्हाट विल बी दी एग्ज़ाम डे पैटर्न? आप अपने नोट सामने रखोगे। न्यू स्टूडेंट्स जो हैं वो APD बुकलेट सामने रख लें, उसमें भी नोट्स हैं। और या तो किसी बच्चे की फ़ोटोकॉपी करा लें या वैष्णवी मैम से बोलें कि PDF भेज दें, किसी बच्चे की फ़ोटोकॉपी करा लें। वीडियो भी आपके पास है और ये भी है। समय समझदारी से यूज़ करें। जो चैप्टर आपको डायरेक्ट नोट से बन रहा है उसमें वीडियो क्यों देखना है? बट अगर लग रहा है कि हम खाना खा रहे हैं, टाइम हमारा एक्स्ट्रा है, हम 2.5-3 घंटे में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट पूरा उड़ा लें। लौटते वक्त जो लोग ट्रेन से आते हैं, विदिशा से भोपाल पेपर देने आते हैं, जाने में 1-1.5 घंटा लगता है, तो वो लोग अपना समय को वह समझदारी से यूज़ करें। ईयरफोन लगा के सुनते रहें। 2.5 घंटे में तो आई से ही ख़त्म हो जाएगा पूरा। तो वो आप अपनी समझदारी खुद के साथ अप्लाई करें, हाँ या ना? बट सेक्शन की लिस्ट रेडी होना चाहिए, जिसकी रील मैं बना चुकी हूँ, तो उतने सेक्शन तो आपको अंदर लेने ही हैं। सेकंड नंबर पे आपको LDR मार्क्ड रखना है कि मुझे इस PDF में से इतने प्रश्न ही बस पढ़ने हैं। और जितना टाइम देंगे हम आपको, 15 घंटे का टाइम टेबल बनाएंगे। 15 घंटे में अगर हमने ICA को 4 घंटे लिखे हैं तो 4 से 1वां मिनट एक्स्ट्रा नहीं लगना चाहिए। इस बात की प्रैक्टिस आपको मॉक टेस्ट में करनी है। मॉक टेस्ट जो आपका लास्ट वाला होगा वो बिल्कुल एग्ज़ाम पैटर्न पे होगा, 4 दिन। तो आपको अकाउंट्स वाले दिन एग्जैक्टली 3 दिन पहले अकाउंट्स पढ़ना स्टार्ट करता है बच्चा एग्ज़ाम में, हाँ या ना? तो ऐसे आपको 3 दिन पहले अकाउंट्स में घुसना होगा, मगर लॉ में तो एक ही दिन पढ़ पाता है। तो पूरे 15 घंटे में आपको रिवीजन निपटाना पड़ेगा। इज़ दैट क्लियर? इज़ दैट क्लियर? इज़ दैट क्लियर? तबीयत का ख़ास ध्यान रखें। बुखार, खांसी, वायरल सब फैला हुआ है। आंवला खाएं,
च्यवनप्राश खाएं और विटामिन बी की कैप्सूल खाएं। विटामिन बी एक टैबलेट आती है जिंकोविट, उसमें मल्टीविटामिन है वो खाएं ताकि आपका इम्यूनिटी स्ट्रांग रहे और आपको कोई भी ऐसी छोटी मोटी इन्फेक्शन ना लगे। ऐसी आपकी कोशिश रहनी चाहिए। ठीक है, तो कल आगे मिलते हैं। आज मंतशा मैम आपको क्या भेज देंगी, ध्यान दीजिएगा। शी विल सेंड यू द सीक्वेंस। सीक्वेंस का मतलब कौन टीचर किस सीक्वेंस में क्या क्या लेंगे। डेट तो हम फिक्स नहीं कर सकते, जैसे हो सकता था कि आज मेरा टॉपिक नहीं होता तो मैं कल भी वही कराती, वो तो बच्चों के रिस्पॉन्स पे डिपेंड करता है ना कि उनको कितना बन रहा है, तो डेट तो फिक्स नहीं दे सकते। बट मंतशा मैम विल सेंड यू 4 PDF, सभी टीचर अपने किस किस सीक्वेंस में क्या टॉपिक लेंगे, तो आपको आइडिया रहेगा कि ये कैसे जा रहा है, प्लस मॉक टेस्ट की डेट शी विल शेयर। ओके एवरीवन, अभी आपका पैटर्न यही होना चाहिए। ऑनलाइनर्स प्लीज़ लिसन, यही पैटर्न होना चाहिए कि जो जो क्लास में होता चल रहा है उतना निपटाते चलें। बस इतना ही है, हो जाएगा सब, बिना चिंता के पढ़िए।